दिल्ली धमाके से जुड़े सुरक्षा एजेंसियों को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वैसे वैसे डी गैंग के पूरे नेटवर्क का खुलासा होता जा रहा है। आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़े नए खुलासे से अब एजेंसियां तनाव में हैं। दावा किया जा रहा है कि शाहीन ने एक महिला विंग तैयार की थी और इन महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए शाहीन ने पहले इनका ब्रेन वॉश किया। शाहीन के इस नेटवर्क में 19 महिलाओं के होने का शक है और अब ये 19 फिदायीन उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर है। जब एजेंसियों ने इन महिलाओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। ये सभी नंबर कानपुर और आसपास के जिलों में बंद पाए गए हैं। 19 महिलाओं को तलाश किया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन के भाषणों से प्रभावित होकर कट्टरपंथी हो गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये 19 महिलाएं डॉक्टर शाहीन के ग्रुप की अहम सदस्य थीं। क्योंकि डॉक्टर शाहीन ने जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। ऐसे में उसका टारगेट ही यही था कि भारत की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी संगठन से जोड़ा जाए। शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजन में जाती थी। कानपुर के बेकनगंज, जाजमऊ जैसे मुस्लिम इलाकों में उसका मूवमेंट था। उसने ब्रेन वॉश कर इन महिलाओं को महिला विंग में शामिल किया। इसी ग्रुप के जरिए उसने अपने मंसूबों का प्रचार किया। फतेहपुर, कन्नौज और उन्नाव में महिलाओं के मोबाइल नंबर बंद हुए। ऐसे में यूपी एटीएस और एनआईए को इनके स्लीपर सेल होने का शक है। ऐसे एजेंसियां ये समझने में जुटी हैं कि आतंकी शाहीन इनका इस्तेमाल किस प्लान के लिए करना चाहती थी। ऑपरेशन सिंदूर में अपने नेटवर्क के तबाह होने के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब बौखला गया है और इसीलिए आतंकवादी मसूद अजहर पुलवामा कांड को दोहराने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को जो अलर्ट भेजा है उसमें साफ साफ बताया गया है कि जैश एक बार फिर वाहन बम और सुसाइड बॉम्बर के जरिए बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। इस बार आतंकी साउथ कश्मीर को टारगेट बना सकते हैं। इस अलर्ट के बाद से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। ये 4 तस्वीरें देखिए कैसे सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, मेडिकल संस्थानों में छापा मारा जा रहा है, दुकानों पर विस्फोटक की चेकिंग की जा रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैश का नेटवर्क और परिवार तबाह होने के बाद आतंकी मसूद अब बदला लेने का प्लान तैयार कर रहा है। इस बार आतंकी साउथ कश्मीर को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए वो वाहन बम के साथ आत्मघाती आतंकी का इस्तेमाल कर सकता है। सुसाइड बॉम्बर के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट कर सकते हैं। राजौरी और जम्मू के कई इलाकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। नियंत्रण रेखा से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल जो इनपुट है वो इनपुट ये मिला है कि किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको हम ड्रोन से हमला किया जा सकता है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है बम विस्फोट किया जा सकता है। जैश ने 2019 में पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने के लिए इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया था। ऐसे में सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त तेज हो गई है। हाईवे और अन्य प्रमुख सड़कों से गुजरने वाले वाहनों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एजेंसियों को पता चला है कि फिदायीन अटैक का पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में इसी साल तैयार हुआ था। ऐसे में इस अलर्ट के बाद एजेंसियां मसूद के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। और हम आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब भारत के खिलाफ फिदायीन अटैक की तैयारी कर रहा है या यूं कहिए कि साजिश रच रहा है। आतंकी उमर भले ही जैश का पहला सुसाइड बॉम्बर है लेकिन वो इसे आखिरी नहीं मान रहे। दावा किया जा रहा है कि जैश ने टेरर फंडिंग और जिहाद के लिए डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार कर रहा है। जैश ए मोहम्मद बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए फंड भी जुटा रहा है। डिजिटल हवाला को आसान बनाने के लिए पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सदपाई जैसे वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी ऐप के जरिए जैश ने डोनेशन लेने का ऐलान भी किया था और इस फंड का इस्तेमाल अपनी टेरर एक्टिविटी के लिए भी कर रहा है। जांच एजेंसियों को इससे जुड़ी बेहद चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट से 15 दिन पहले जैश ने तोहफत उल मोमिनात नाम से एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया था। इस कोर्स को खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन कोर्स का मकसद मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग देना है। जैश के टॉप कमांडरों की महिला रिश्तेदारों पर इस ऑनलाइन कोर्स का जिम्मा है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए महिलाओं से 700 पाकिस्तानी करेंसी ली जा रही है। इस कोर्स को मसूद अजहर की बहनें सादिया, समीरा और शिया लीड कर रही हैं। इस कोर्स का प्रचार पहले से ही जैश के इंटरनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ दूसरे कट्टरपंथी प्लेटफॉर्म पर किया जा चुका है। मतलब साफ है कि जैश भारत में बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है।
फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी को इससे पूछताछ के लिए 13 दिन की रिमांड भी मिली है और इस दौरान निवेश के नाम पर फर्जीवाड़े से लेकर आतंकियों की पनाहगाह बनने तक इससे जुड़े सभी सवाल पूछे जाएंगे। और ईडी इससे पता लगाने की कोशिश करेगी कि निवेश के नाम पर पैसा किस किस से ऐंठा, पढ़ाई के नाम पर शुरू किया कॉलेज कैसे विश्वविद्यालय बन गया, और सबसे बड़ा सवाल इस कॉलेज के कुछ डॉक्टर कैसे आतंकी बन गए, क्योंकि इस कॉलेज से जुड़े कई लोग दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज का नाम जुड़ा है। जवाद सिद्दीकी पर आरोप है कि इसने फर्जीवाड़ा कर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए जुटाए, कई रसूखदार लोगों से संपर्क स्थापित किया और उनसे इसका फायदा उठाया। दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद से ये फरार था। अब ईडी की कस्टडी में इसका सामना सवालों से होगा। जवाद सिद्दीकी 37 महीने तक तिहाड़ जेल में रहा है। इस पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज है। आरोप है कि इसने 9 शेल कंपनियां बनाई और सभी कंपनियां एक ही पते पर हैं। सभी कंपनियां अल-फलाह से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट कर 15 लोगों की जान लेने वाले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के बारे में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। अल-फलाह में उसके साथी डॉक्टरों से जब पूछताछ हुई तो उसमें सामने आया कि जब उसका मन करता था तब वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचता था, जब मन नहीं करता था तो नहीं पहुंचता था। किसी ने उसे रोका टोका तक नहीं। इसलिए डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लाडला कहा जा रहा है। अल-फलाह में उसके साथी डॉक्टरों के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी बेहद कम क्लास लेता था। सप्ताह में 1 या 2 लेक्चर ही लेता था। 15 से 20 मिनट में लेक्चर खत्म कर चला जाता था। अस्पताल में हमेशा उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में ही लगाई जाती थी। अस्पताल में कभी वो ड्यूटी पर नहीं आता था। कई बार मरीज के आने पर कॉल कर उसे बुलाना पड़ता था। पूछताछ में पता चला है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी 2023 में करीब 6 महीने के लिए अस्पताल से चला गया था। वो कहाँ गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। 6 महीने बाद वापस आकर फिर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को क्यों इतनी छूट दी जा रही थी। क्या उसके खतरनाक प्लान की जानकारी मैनेजमेंट को थी? अब ये जांच का विषय है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब जरूर खोजेगी और आतंकी उमर से जुड़े हर राज से पर्दा उठाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अब एक बड़ा दावा किया है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक उमर पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करता था और इसके लिए उसने बाकायदा अपने वीडियोस का इस्तेमाल किया। उमर ने 11 लोगों को 70 से ज्यादा वीडियोस भेजे और इनमें से 12 वीडियोस सिर्फ आतंकी उमर के थे। जिन 11 लोगों को ये वीडियो भेजे गए वो सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इनमें से 4 लोग उत्तर प्रदेश के, जबकि बाकी 7 लोग केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। उमर का मकसद अपने वीडियोस के जरिए इन पढ़े लिखे मुसलमानों का ब्रेन वॉश करना था और उन्हें अपने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल करना था। वहीं आतंकी डॉक्टर उमर की सुसाइड बॉम्बर वाली थ्योरी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नकार दी है। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है। उमर ने जो कुछ कहा वो गलत है, वो देश के कानून के खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और कुछ भी नहीं। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है। दिल्ली ब्लास्ट की सूत्रधार डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज की संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो देश विरोधी ताकतों को मिट्टी में मिलाना जानती है। यही कारण है कि ATS डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में रहने वाले 100 लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि कई लोगों से इनके पैसों के लेन देन होते थे। NIA ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया। लेन देन के आधार पर अब NIA करेगी पूछताछ। बैंक खातों, निवेशों और संपत्तियों की करेगी जांच। ATS से मिले बैंक खातों के आधार पर होगी पूछताछ। कॉल डिटेल के आधार पर भी कई लोग रडार पर। शाहीन के पिता की भी जानकारी जुटाई जा रही है। संपत्ति किसके नाम पर और फंडिंग कहां से हुई। कट्टरपंथी गतिविधियों में फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है, इन आतंकियों की संपत्ति पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है, क्योंकि मेडिकल के प्रोफेशन में रहते हुए ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैडम सर्जन ने दीपावली के दौरान एक सेमिनार का प्लान किया था।
जिसकी जिम्मेदारी उसके भाई डॉक्टर परवेज को मिली हुई थी। अब तक कोडवर्ड के जरिए सोशल मीडिया या फोन पर बात करने वाले सभी जिहादी डॉक्टर्स फेस टू फेस मिलने वाले थे। दहशतगर्दी की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन दिया जाता था और नाराए तकबीर के भी लगाए जाते थे, जिसके लिए परवेज ने लोकेशन भी तलाशना शुरू कर दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि बैठक के लिए लखनऊ या कानपुर के किसी होटल को चुना जाना था। एटीएस सूत्रों की माने तो परवेज ने इस सीक्रेट मीटिंग के लिए पोस्टर तक तैयार करवा लिए थे, ताकि जहां मीटिंग हो वहां किसी को शक न हो। इससे पहले आदिल की शादी में भी सीक्रेट मीटिंग की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐसे माहौल में इस बैठक का गुप्त रह पाना मुश्किल था। इसी बीच श्रीनगर के नौगाम में दिवाली से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स हाथ लग गए और इसके बाद शुरू हो गया कार्रवाइयों का दौर, जिसके डर से डॉक्टर्स सेमिनार का आयोजन नहीं हो सका। जांच के दौरान यूपी एटीएस को पता चला कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ओर से तो ऐसा कोई आयोजन होने वाला ही नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान अब काफी परेशान है। भारत की ओर से दिए गए एक बार बड़े प्रहार के बाद उसे रह रहकर ये समझ में आ रहा है कि वो कहां मुसीबत में है। और आलम यह है कि भारत जितना भी कहे, पाकिस्तान अपनी सरहदी सुरक्षा को फुल स्केल में ले आता है। अब भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के ट्रेलर वाले बयान से पाकिस्तान काफी परेशान है। उसे ऑपरेशन 2.0 का डर सता रहा है। पाकिस्तान का ये डर लाजमी है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के तार भी पाकिस्तान के बहावलपुर से जुड़ गए हैं, जहां मसूद अजहर के पूरे परिवार को भारत ने खाक में तो मिला दिया था, जिसे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में छोटा सा ट्रेलर भर बताया, जिसके पाक आर्मी से लेकर पाक रक्षा मंत्री के होश उड़ा दिए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ घबराए नजर आने लगे हैं। भारत ने पहले ही आतंकी हमलों को एक्ट ऑफ वॉर मानने की बात कही थी और दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन पाक से भी जुड़ ही गया है। रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए अब तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक का कहना है कि वो भारत को बिना किसी शर्त के इन फाइटर जेट्स की तकनीक बताएगा। और अब इस खबर को सुनकर पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज जो है उनकी नींद उड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ और मुनीर की नींदें उड़ाने वाले हैं। उनका एक फैसला पाकिस्तान और उसके आतंकियों के लिए काल बनने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले दोनों ही देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। खबर ये भी है कि पुतिन की यात्रा से पहले दोस्त रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 का ऑफर दिया था। रूस ने अपने इस ऑफर में 100% लाइसेंस के आधार पर प्रोडक्शन के ऑफर को फिर से दोहराया। रूस ने कहा कि अगर भारत Su-57 लड़ाकू विमान खरीदता है तो बिना किसी शर्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। यानी रूस ने 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर किया, जिसकी डिमांड भारत में अब अपने हर डिफेंस डील में करता है। भारतीय वायुसेना को अपने पुराने MiG-21 जेट्स की जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में सिंगल इंजन वाले एडवांस फाइटर जेट चाहिए और Su-57 इस जरूरत को पूरा कर सकता है। भारतीय वायुसेना भविष्य में हल्के और मध्यम भार के सिंगल इंजन फाइटर जेट्स की तलाश में है। रूस को उम्मीद है कि राफेल और तेजस के बाद Su-57 एक ताकतवर और सस्ता विकल्प बन सकता है। वैसे भी रूस डिफेंस सेक्टर में भारत का आजमाया हुआ साथी है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से लड़ाकू विमानों से लेकर दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट की डील होती रही है। लड़ाकू विमानों को लेकर दोनों देशों के बीच दोस्ती की नींव 1960 में ही पड़ी थी। तब रूस MiG-21 का भारत में प्रोडक्शन के लिए तैयार हुआ था और अब उम्मीद जताई जा रही है कि Su-57 को लेकर भी बात बन सकती है। और चलिए अब आपको Su-57 की खासियत के बारे में बता देते हैं। 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है ये। 2 AL-41 F1 इंजन इसमें लगे हुए हैं। इसकी रफ्तार की अगर बात की जाए तो 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। 10 टन तक हथियार ये ले जा सकता है। विमान की लंबाई 20.1 मीटर है। कॉम्बैट रेंज इसकी जो है वो 1900 से 2000 किलोमीटर है। दुश्मन के रडार से ये बच सकता है। मुश्किल मूव्स में भी ये इसको महारत है और F-35 की तुलना में ये काफी किफायती है। पाकिस्तान के साथ जारी तनातनी के बीच अफगानिस्तान ने एक बड़े लेवल पर अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत तालिबान सरकार ने पुराने टैंक्स को अपग्रेड करना शुरू किया है, जो मुनीर के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीधी और आर पार की लड़ाई की तैयारी अब शुरू कर दी है। जिनके धमाकों का शोर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। ये धमाके अफगानिस्तान के पुराने टैंक कर रहे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन अपग्रेड करने के बाद ही आग उगलना शुरू कर चुके हैं।
फायरिंग रेंज में इन टैंकों का लगातार परीक्षण हो रहा है। आर्थिक तौर पर अफगानिस्तान भले ही पाकिस्तान से पीछे हो, लेकिन उसके हौसले जबरदस्त हैं। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अब छापामार लड़ाइयों से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जमीनी और सीधी लड़ाई की भी तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में अपने पुराने टैंक को स्क्रैप बनाने की जगह उन्हें नए साजो सामान से एक बार फिर काम लायक बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मजार पर हथौड़ा चला दिया। बेकरी में काम करने वाले कारीगरों ने अपने मालिक को मुनाफे का सपना दिखाकर इस मजार का निर्माण करवाया था, लेकिन अपनी जमीन की जगह सरकारी जमीन कब्जा करके। जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मजार पर हथौड़ा चलवा दिया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था तो बेकरी मालिक ने उसे अपनी जमीन पर होने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि बेकरी में काम करने वाले मुस्लिम कारीगरों ने सपने में पीर के आने और मजार बनाने की बात अपने मालिक से की थी। मालिक को कारीगरों ने मुनाफे का सब्ज बाग दिखाया और कहा कि पीर ने सपने में मालिक की तरक्की की बात कही है। तरक्की के नाम पर बेकरी मालिक तो मान गए, लेकिन मजार अपनी जमीन की जगह सरकारी जमीन पर बनवा दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है। लगातार मकानों और दुकानों को यहां से हटाया जा रहा है और इसी बीच दाल मंडी के दुकानदार के दो गुट जो हैं वो आपस में बंट गए हैं। एक गुट ध्वस्तीकरण का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा गुट इसका लगातार विरोध कर रहा है, जिनमें वहां के भाईजान शामिल हैं, जिन्होंने दाल मंडी चौड़ीकरण का विरोध करते हुए अपनी दुकानें खोल रखी है। दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण का समर्थन वाले, जिन्होंने अपनी दुकानें या तो वहां से हटा ली है या तो बंद कर दी है। एक तरफ तो दुकानें बंद होने की वजह से सन्नाटा दिखा, तो दूसरी तरफ भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। दाल मंडी में दुकानदारों के दो गुट में बंट जाने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से प्रशासन को कार्रवाई रोकनी पड़ी। दाल मंडी में गलियों को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए रास्ता बनाने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश गजबी है और ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई नया कारनामा होता रहता है। ऐसा ही कुछ भोपाल में हुआ, जहाँ 40 करोड़ की लागत से नगर निगम की एक इमारत तैयार हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दफ्तर में मीटिंग हॉल ही बनाना भूल गए, जिन्होंने भी इस इमारत को डिजाइन किया या बनाया, जिससे खराब इंजीनियरिंग का एक और नमूना सामने आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भोपाल नगर निगम में 5 एकड़ में करीब 40 करोड़ रुपए से 8 मंजिला बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन इंजीनियरिंग मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। बड़ी लापरवाही ये बरती गई कि इसमें मीटिंग हॉल ही नहीं बनाया गया और अब मीटिंग हॉल बनाने के लिए जो है अलग से मोटा पैसा खर्च किया जाएगा। अलग से मीटिंग हॉल बनाने के लिए बिल्डिंग के पास की खाली पड़ी 0.25 एकड़ जमीन डीएम से मांगी गई, जिससे मीटिंग हॉल बनाया जा सके। यही नहीं, नई बिल्डिंग में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी जनता के पैसे की बर्बादी। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जब इंजीनियरिंग की लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज को लेकर पहले ही भोपाल सुर्खियों में रह चुका है और मेट्रो के 2 स्टेशन जिससे इंजीनियरों की किरकिरी हुई थी, और अब बिना मीटिंग हॉल वाली नगर निगम का दफ्तर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बुजुर्ग गले में 100 आवेदनों की माला पहनकर जन सुनवाई में पहुंचा। हर पन्ने पर समस्याएं लिखी हुई थी। अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अचानक इस बुजुर्ग ने कुछ ऐसा किया कि वहां खड़ा हर व्यक्ति दंग रह गया। देखिए कैसे सफेद कुर्ता और सफेद पायजामा पहना ये बुजुर्ग फर्श पर लौट रहा है। अपनी फरियाद लेकर बुजुर्ग लौट कर अधिकारियों के पास पहुंचा। इसका नाम उस्मान अल्लाह नूर है। जन सुनवाई में 100 पन्नों पर शिकायत लिखकर लाया था। कार्यालय में पहुंचते ही इसने शिकायती पन्नों की माला बना ली और फिर अधिकारियों के पास लौट कर पहुंचा। उस्मान का आरोप है कि कागजों में फेरबदल कर उनकी जमीन का नक्शा बदल दिया गया और गाँव के ही वकील नासिर खान के नाम पर चढ़ा दिया गया। पिछले 3 साल से पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए विरोध में उसने ऐसा कदम उठाया। विरोध का ये तरीका काम आया। कलेक्टर ने जांच के लिए तत्काल टीम का गठन कर दिया और किसान को न्याय का भरोसा दिया है। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने जा रही है। गुरुवार को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए नवंबर का महीना काफी लकी है और इसी महीने में वो अभी तक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 20 नवंबर को 5वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा सच साबित होने जा रहा है। नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके पहले साल 2010 में भी नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में ही शपथ ली थी।
2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा और प्रचंड जीत मिली। सभी घटक दलों ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया, उनको अपना समर्थन दिया। अब गुरुवार को गांधी मैदान में एक और इतिहास बनेगा। ये मैदान नीतीश कुमार की 10वीं शपथ का गवाह बनेगा। नीतीश कुमार इसके पहले 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 3 मार्च 2000 में पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। उसके बाद 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार। तब से सिर्फ एक मौके को छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम हैं और 10वीं बार शपथ लेने को तैयार हैं। नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतने साल में सत्ता में रहने के बाद भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। साफ सुथरी सुशासन की छवि है। उम्मीद है नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल में बिहार को और आगे ले जाएंगे। बिहार में सरकार नई बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बिल्कुल वही पुराने हैं। हालांकि कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश का तालमेल जरूर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग भी इस कैबिनेट में मिलेगी। हाँ, इस बार स्पीकर बीजेपी के बदले जेडीयू का हो सकता है। बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार हो गया है। नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार को दोपहर 11:30 पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके पहले आज जेडीयू के विधायक दल की मीटिंग हुई। बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। वहीं बीजेपी ने भी मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है। पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ा। ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे और चर्चा है कि जेडीयू के विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बार सरकार का फॉर्मूला कुछ इस तरह है। बीजेपी के 15 विधायक मंत्री बनेंगे तो जेडीयू के 14 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 विधायक मंत्री बनेगा तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी से 2 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 मंत्री पद मिला है। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार सीएम बनने में सफल रहे। एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 2010 के बाद ये पहला मौका है जब एनडीए को 200 पार सीटें मिली हैं और इस चुनाव में विपक्ष बिल्कुल बेदम दिखाई दिया। बिहार के बाद अब एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी यहां एक ओर इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं अवैध घुसपैठियों में एसआईआर का ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि वो अपने वतन वापस लौटने के लिए बॉर्डर की ओर जाते नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं एसआईआर के दौरान वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकस निगाहों से वो बच नहीं पा रहे। पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर जमा हुए ये वही बांग्लादेशी हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी लेकर बॉर्डर पार करने वाले थे। कई तो ऐसे हैं जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। কত বছর এসেছেন আপনি ভারতে? 8 বছর। কোথায় থাকতেন ভারতে? সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, কি কাজ করতেন সেক্টর 5 এ? राजमिस्त्री। डर था कि कहीं पकड़े जाने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर में न डाल दिया जाए। हम लोगों का 1-2 आदमी से बात हुआ है, उन लोगों ने 2-3 बार वोट भी दिया है बंगाल में और एसआईआर लागू होने के बाद इन लोगों ने अभी बांग्लादेश जाने के लिए इधर मौजूद हुए हैं। बीएसएफ ने उन्हें पकड़ा और चेक पोस्ट पर ले आई। अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ फ्लैट मीटिंग कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि मां कैला देवी के महंत ने यहां हरिहर परिक्रमा का ऐलान कर दिया है, जिस पर जामा मस्जिद की कमेटी ने अब आपत्ति जताई है। प्रशासन ने भी परिक्रमा न करने की अपील की, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और साधु संत आज संभल में जमा हो गए और परिक्रमा की शुरुआत कर दी। हाथों में धर्म ध्वजा लिए और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते इस जमावड़े को देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तमाम आग्रह अस्वीकार किए जा चुके थे और सभी परिक्रमा पर अड़े हुए थे, जिसे देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। आरएएफ और पीएसी के 200 से अधिक जवान तैनात रहे। 8 थानों की पुलिस और 4 सीओ भी ड्यूटी पर लगाए गए। 400 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी होती रही। काफी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है केला देवी धाम पर पहुँच चुकी है और पूरी तरीके से यहाँ पर एहतियात बरता जा रहा है। काफी मिन्नतों के बाद यात्रा तो रोक दी गई, लेकिन यहाँ से दी गई चेतावनी अब प्रशासन के होश उड़ा रही है। और एक-एक ईंट का टुकड़ा उठाकर ले गए थे अयोध्या के अंदर। गौरतलब है कि पिछले साल 19 नवंबर को ही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर याचिका दायर हुई थी और फिर हिंसा भी।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा चुका है। अनमोल के पास भानु नाम से रूसी पासपोर्ट था जो उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया था। अनमोल बिश्नोई के भारत आने के बाद सलमान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले की परतें खुलेंगी, क्योंकि इन मामलों में अनमोल मुख्य आरोपी है, जिसे पिछले साल अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए 2 प्रस्ताव भेजे थे। अब उसे अमेरिका से भारत लाया गया है, जिससे अनमोल के साथ लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई के तार सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हैं। क्योंकि 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उसमें अनमोल वांटेड आरोपी था। पिछले साल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जिसमें लॉरेंस का भाई मुख्य आरोपी था, जबकि 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले तो बाद अनमोल बिश्नोई अमेरिका चला गया सी, जिस तो बाद उसनू अज भारत लियांदा गया। हुण अनमोल बिश्नोई पर देश भर में गैंगस्टर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि उसे पहले किस एजेंसी को सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश के सीरियल किलर सोहराब को दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल से पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर सोहराब अपनी पत्नी और खुद का खर्चा चलाने के लिए कोलकाता में टैक्सी चला रहा था। सोहराब पर 30 से ज्यादा हत्या के आरोप है, जो राजधानी लखनऊ में एक ही दिन में 3 हत्याएं करने के मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आया था, जिसे दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से फर्जी आईडी भी बरामद हुई है। सीरियल किलर सोहराब पहचान छिपाकर कोलकाता में रह रहा था। पत्नी और खुद का खर्चा चलाने के लिए वहां टैक्सी चला रहा था। सोहराब पर 30 से ज्यादा हत्या, डकैती, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। साल 2005 में एक ही दिन उसने अलग अलग लखनऊ की 3 जगहों पर 3 हत्याओं को अपने भाइयों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जुलाई में तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटने के बाद सोहराब मुरादाबाद गया था। वहां कुछ दिन रुकने के बाद लखनऊ होते हुए नेपाल तक गया था। सोहराब अपने भाई रुस्तम और सलीम के साथ मिलकर गैंग चलाता था। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में महीनों से एक रहस्यमयी अफसर घूम रहा है, जो खुद को कभी RAW का ऑपरेशन ऑफिसर, कभी किसी टॉप सीक्रेट मिशन पर तैनात सरकारी अधिकारी कहता है। कॉन्फिडेंस ऐसा कि लोग एक नजर में भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन ये पूरा खेल उस वक्त खत्म हो गया जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने सूरजपुर इलाके में उसे रोककर पूछताछ शुरू कर दी। सुनीत कुमार नाम का ये शख्स बिहार के वैशाली का रहने वाला एक शातिर ठग निकला, जिसने खुद को असली अफसर बताने के लिए पहचान की परतें ऐसे गढ़ रखी थी कि पहली नजर में पकड़ पाना मुश्किल था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान इसके बैग में एक फर्जी रॉ ऑफिसर आईडी मिली। जांच आगे बढ़ी तो 2 फर्जी सरकारी आईडी, 20 बैंकों की चेकबुक, 2 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 5 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी और 17 एग्रीमेंट मिले, यानी एक ही आदमी की 17 पहचान। एसटीएफ अब इसके मोबाइल और बैंक खातों की फोरेंसिक जांच कर रही है, ताकि फर्जी अफसर के नेटवर्क और इसके असली मकसद को लेकर खुलासा हो सके। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद नोएडा फिल्म सिटी की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सेक्टर 16A में यानी सेक्टर 16 में पूरे इलाके में भारी सुरक्षा तैनात दिखी। पुलिसकर्मी, कमांडोज और पीएसी की प्लाटून चप्पे चप्पे पर निगरानी में जुटी नजर आई। नोएडा सेंट्रल के डीसीपी खुद मौके पर मौजूद रहे। हर एंट्री एग्जिट पॉइंट, मीडिया ऑफिसेज के आसपास और पार्किंग क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से मॉनिटरिंग की। फिल्म सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर यहाँ फोर्स तैनात की गई है, कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी बिना जांच के अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिल्म सिटी में रोज हजारों लोग आते हैं, रिपोर्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, चैनल ऑफिस और पब्लिक मूवमेंट। ऐसे में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। राजनीतिक आह्वान और दिल्ली ब्लास्ट दोनों को देखते हुए सुरक्षा को मल्टी लेवल किया गया। कमांडो स्क्वाड और पीएसी के 300 जवानों ने पूरे जोन को कवर किया। फिल्म सिटी के चारों तरफ लगातार चेकिंग, पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। 9 साल के प्रेम और 3 साल की शादी को तोड़कर दूल्हे राजा दूसरी शादी रचा रहे थे और इसी बीच जयमाला के स्टेज पर उनकी पहली पत्नी पहुंच गई। उसके बाद शादी का जो माहौल था वो कैसे बदला, देखिए। ये वही लड़का है जो इसमें है, देखिए। क्योंकि पहली पत्नी पूरे सबूतों के साथ आई थी। देखिए, इसके हाथ में शादी की तस्वीरें हैं। पलट पलट कर एक एक तस्वीर को दिखा रही है। पहली पत्नी होने का दावा पेश कर रही है। मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है, देखिए। सेम शेरवानी पहना उस बंदे ने।
इस दूल्हे की पहली पत्नी होने का दावा कर रही इस महिला का कहना है कि स्कूल के समय से ही दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। 9 साल का प्रेम 2022 में शादी के बंधन में बंधा। पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर अरेंज। दूसरी शादी में शामिल ज्यादातर लोग पहली शादी में भी गए थे। महिला का दावा है कि बिना तलाक लिए ये दूसरी शादी कर रहा है। तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमारा तलाक हुआ है, तुम सबके सामने बोलो। अभी जयमाल की रस्म भी नहीं हुई थी कि दूल्हे की पहली पत्नी पहुंच गई और उसकी एक एक पोल खोल दी। इस बीच दुल्हन स्टेज से उठी और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस दुल्हा विनय और पहली पत्नी रेशमा को लेकर थाने चली गई। कुछ देर बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। पंजाब के गुरदासपुर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पूर्व सैनिक ने घरेलू कलेश की वजह से अपनी पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी। जेल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे इस पूर्व सैनिक ने सरकारी AK-47 से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हत्या का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें दोनों महिलाएं खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान जब वो मोबाइल से किसी को इस झगड़े की जानकारी देने लगती है तो आरोपी गुरप्रीत गुस्से में गोली चला देता है। सेना से रिटायर होने के बाद आरोपी एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा था। पूर्व सैनिक होने के नाते कंपनी ने उसे AK-47 दे रखी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सरेंडर करने को कहती है, लेकिन आरोपी हथियार डालने को तैयार नहीं होता। इसी बीच पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जिससे बचने के लिए वो खुद को गोली मार लेता है। परिजनों के मुताबिक गुरप्रीत बेहद गुस्सैल किस्म का शख्स था और उसके इसी गुस्से ने 3 लोगों की जान ले ली। बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद यहाँ धड़ल्ले से शराब की सप्लाई होती है। अब इस धंधे में बिहार की महिलाएं भी उतर आई हैं और इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस ने 2 महिलाओं को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी महिलाएं शराब की बोतलें उत्तर प्रदेश से ला रही थी, जिसकी गुप्त जानकारी आबकारी विभाग को लगी, जिसके बाद यूपी से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी अभियान चलाकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। इन महिलाओं के पास से शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिन्हें महिलाओं ने प्लास्टिक के बेल्टनुमा ढांचे के अंदर छिपा रखी थी। ये तो एक महिला मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और एक महिला ढोली रेलवे स्टेशन से अपने शरीर में और गले में शराब पिए हुए गिरफ्तार की गई है। महिलाओं से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यूपी से शराब लेकर मुजफ्फरपुर के कई जगहों पर कई तस्कर को सप्लाई करती थीं, जिनमें और भी महिलाएं शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में SDM सदर कोर्ट के बाहर एक किसान ने जमकर हंगामा किया। किसान इतना परेशान था कि उसने SDM के पैर तक पकड़ लिए, जमीन पर बैठकर रोने लगा और SDM से इंसाफ दिलवाने की मांग करने लगा। इतना ही नहीं, किसान ने लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और कहा कि लेखपाल ने जमीन बंटवारे के मामले में गलत रिपोर्ट लगा दी है। वो मेरठ में SDM सदर कोर्ट के बाहर फर्श पर बैठा रोता रहा। जैसे ही खबर SDM दीक्षा जोशी को मिली, वो मौके पर पहुंची। SDM को देखते ही किसान ने उनके पैर पकड़ लिए। इसके बाद SDM ने किसान को पानी पिलाया, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुआ। किसान राजीव ने लेखपाल पर जमीन विवाद में 10,000 रुपए रिश्वत मांगने और गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप लगाया और इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी भी दी। SDM ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और किसान को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली और हैदराबाद 2 शहर 2 एयरपोर्ट, लेकिन सोने का तस्करी का जो खेल है वो बिल्कुल एक जैसा। सोने को इतनी चतुराई से छुपाया गया कि एक्सरे तक धोखा खा गया, लेकिन तस्कर कब तक बचते? आखिरकार पकड़े ही गए। और कस्टम अधिकारियों ने करोड़ों का सोना बरामद कर लिया। दिल्ली में बड़ी ही चालाकी से मशीन स्पेयर पार्ट्स के अंदर सोना छिपाया गया था। यहाँ कस्टम अधिकारियों को सिंगापुर से आए एक यात्री पर शक हुआ तो पूछताछ की। यात्री ने खुलासा किया कि एयरपोर्ट के न्यू कुरियर टर्मिनल में 10 किलो से ज्यादा वजन की मशीन पार्ट्स की खेप खड़ी है, जिसमें 1 किलो 2 ग्राम सोना छिपा रखा है। कस्टम ने तुरंत खेप को खोला और पार्ट्स की चैनलों और बॉडी के भीतर सोना छिपा बरामद कर लिया। उधर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के साथ 2 तस्कर पकड़े गए, जो प्रेस की बॉडी में छिपा कर ला रहे थे। जांच के दौरान प्रेस खोली गई, जिसके अंदर सोने की 11 सिल्लियां छिपी थी। कार्रवाई से साफ है कि तस्कर तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन हर बार उनकी चाल नाकाम साबित होती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सड़क पर टाइगर दिखने से दहशत फैल गई और ये वाकया उस समय हुआ जब श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक सड़क पर टाइगर चहलकदमी करता रहा। टाइगर आ गया, जिसकी वजह से काफी देर तक गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई, क्योंकि टाइगर कार के सामने आ गया, जिससे सड़क पर लंबा जाम भी लग गया।
टाइगर को सड़क पर देखकर वहां से गुजर रहे कुछ श्रद्धालु सहम उठे तो अब कुछ ने अपने मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बना ली। बताया गया कि करीब 10 मिनट तक टाइगर सड़क पर चहलकदमी करता रहा। कभी सड़क के बीचों बीच आ जाता तो कभी सड़क किनारे चलने लगता। अटैक नहीं कर दे हमारे ऊपर ही। हालांकि थोड़ी देर बाद टाइगर खुद ही सड़क छोड़कर जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद वहां गाड़ियों में बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। टाइगर के जाने के बाद सड़क फिर से चालू हो गई, लेकिन जब तक टाइगर रास्ते पर रहा लोगों में दहशत बनी रही। बाइक में तेज आवाज वाले साइलेंसर से उत्पात मचाना अब बिल्कुल आम बात हो गई है और ऐसा ही राजस्थान के जयपुर में भी देखने को मिला। उसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाउड साउंड साइलेंसर पर बुलडोजर चलवाया। क्योंकि बाइकों में तेज आवाज के साइलेंसर लगाकर सड़कों पर पटाखे चलाए जा रहे थे, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया। लाउड साउंड साइलेंसर से हुड़दंग करने वालों पर जयपुर साउथ पुलिस ने अभियान चलाया। अभियान के तहत बड़ी संख्या में लाउड साउंड साइलेंसर वाली बाइकों को जब्त किया गया। इसके बाद सड़क पर साइलेंसर को बिछवाकर बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 135 साइलेंसरों पर बुलडोजर चढ़वाकर तुड़वाया गया। ये साइलेंसर पिछले दिनों 3 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए थे। तो देखा आपने किस तरीके से रोड रोलर ने जो साइलेंसर ज्यादा आवाज करते थे उनको नष्ट किया। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब चलती बाइक में आग लग गई और ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल से भी सामने आई। यहाँ पेट्रोल भरवाने आई एक बाइक में अचानक आग की लपटें उठती दिखी, जिससे लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बात चाहे आगरा की हो या फिर बैतूल की, वहाँ बाइक देखते ही देखते आग का गोला बन गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से जो वीडियो सामने आया उसमें बाइक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां कई लोग पहुंच गए। इसके बाद आग बुझाने का काम तेज किया गया, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से बाइक में लग चुकी थी। हालांकि किसी तरह से आग को बुझा लिया गया। ऐसी ही तस्वीर एमपी के बैतूल से सामने आई है, जहाँ पेट्रोल भरवाने आई बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद उससे आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, वरना पेट्रोल पंप भी चपेट में आ सकता था। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अचानक लगी आग ने खूब तांडव मचाया। यहाँ बारामूला के तंगमर्ग में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा दफ्तर धुएं के काले बादलों में बदल गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इमारत की छत और कमरे धधकने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दफ्तर के कर्मचारी और मजदूरों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पानी कम पड़ गया और आग काबू में नहीं आ सकी। काफी देर मशक्कत के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालात संभलने के बाद भी दफ्तर से लगातार धुआं निकलता दिखा। डीएफओ के कर्मचारियों ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया। आग इतनी भीषण थी कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा और कई सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। वैसे फायर ब्रिगेड के समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा नुकसान टाला गया। हालांकि आंकलन अभी जारी है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।